भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का उत्तरी मैदान, वृहद मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय समूह और तटीय मैदान, ये 5 उपविभाजन है। हम हिमालय माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। आज हम जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक त्रिभुजाकार आकृति का कठोरी शैल से निर्मित उच्च भूमि है, जो पश्चिमी घाट, अगर हम इसका दक्षिणी भाग देखें, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग, तो पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक इसका विस्तार है। उत्तर में इसका विस्तार जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से लेके और शिलोंग हिल्स तक, शिलोंग हिल्स जो मेघालय के अंदर पड़ते हैं, वहाँ तक इसका विस्तार आता है। तो कुल इसका क्षेत्रफल जो है 7000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई है वो है 750 मीटर। कहीं ये तुम्हें 700 मीटर में ऊंचा मिलेगा, कहीं तुम्हें 900 मीटर ऊंचा औसत मिलेगा, लेकिन औसत अगर हम इसका निकालें तो 750 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। अनाईमुडी जो दक्षिण में एक पीक है, वो उसकी ऊंचाई तो 2700 से भी अधिक है। तो ये ऊंचाई जो है वो औसत में दी हुई है यहाँ पे। तो ये एक कठोर शैल भाग है जो आग्नेय चट्टानों और कायांतरित चट्टानों से निर्मित हुआ है। इग्नियस रॉक्स और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आग्नेय शैल जो है किस प्रक्रिया से बनती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से के कारण ये जो है आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो पूर्व में निर्मित आग्नेय शैल या बलुआ पत्थर, ये इस तरह की जो चट्टानें सैंडस्टोन्स हैं, उनका कायांतरण होने के कारण जो चट्टानें निर्मित होती है उन्हें हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी हमने इसका अध्ययन किया था। तो तुम्हें इससे लिंक करना पड़ेगा भाई, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो आग्नेय शैल और क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। आग्नेय शैल का अगर प्रथम उदाहरण लें तो ये ग्रेनाइट्स जो है सबसे पॉपुलर इसका एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट यहाँ बहुतायत में मिलती है। दूसरी चीज़ जो है, अगर कायांतरित चट्टानों का हम उदाहरण लें तो नीस और शिस्ट जो है यहाँ सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आग्नेय और ये मिलती है, यहाँ पर ये जो पठारी भूभाग है वो बहुत पुराना है। प्री कैम्ब्रियन टाइम से निर्मित जो है ये पठारी भूभाग है। तो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर अभी तक कई मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं, बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं इनफैक्ट। तो इस टाइम से लेकर अभी तक जो है नदियाँ भी इस पर बही है, वर्षा भी हुई है, हवा ने भी अपना प्रकोप डाला है, तो उससे बलुआ पत्थरों का भी निर्माण हुआ है, सैंडस्टोन जो है उनका भी निर्माण हुआ है। तो प्योरली ऐसा नहीं है कि आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक से इसमें मिक्स वैरायटी मिलती है, लेकिन जो अगर हम बहुतायत देखें तो इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट नाम की चट्टानें वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा, अगर हम इसका क्षेत्रीय विभिन्नता देखें, इसमें रीजनल वेरिएशंस देखें, तो हम इसमें जो चट्टानों का स्ट्रक्चर है और इसकी भूआकृति है, उसके आधार पर हम इसका उपविभाजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी 11 उपविभाजन किए हैं। पहला उपविभाजन है अरावली हिल रेंज। अरावली हिल रेंज राजस्थान के जो निवासी हैं वो इससे भली भांति परिचित हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण में गुजरात जो है, वहाँ का एक पालनपुर नाम की जगह है, वहाँ से लेकर और नई दिल्ली तक इसका विस्तार है। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये स्ट्राइक जो है इसका इस तरीके से बनता है। अब ये ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं। वलित पर्वत जो है सबसे पुराने वलित पर्वतों में नाम आता है इसका, और ये प्री कैम्ब्रियन काल में बने हुए हैं। तो अब इतना पुराना होने की वजह से इतने सालों में, इतने बिलियन ईयर्स में इसके ऊपर जो इरोजन हुआ है, अपरदन हुआ है, उसके कारण इसकी ऊंचाई कम हो गई है और कई इसमें विंड गैप्स बन गए हैं, जहाँ से मरुस्थल जो है, पश्चिम का जो मरुस्थल है वो पूर्वी भाग में अपना विस्तार कर रहा है। तो ये पहले जो है एक तरीके से एक डिवाइड का काम करता था। वाटर डिवाइड मतलब पानी का अगर हम देखें बहुता है तो पूर्व में इस तरफ जो है पानी अधिक है और पश्चिम में कम है ना। तो इस कारण से मरुस्थल भी पश्चिमी भाग में अधिक है और पूर्वी भाग में नहीं है मरुस्थल। तो ये अरावली जो है एज ए वाटर डिवाइड, एज ए क्लाइमेटिक डिवाइड, दोनों की तरह काम करता है।
जो वाटर डिवाइड मतलब एक कैचमेंट एरिया, जैसे लूनी है वो पश्चिम में बहने वाली नदी है, तो वो पश्चिम में की तरफ जो नदी बह रही है लूनी, उसकी वह मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उसका जो कैचमेंट एरिया बनता है, जो बेसिन बनता है, वो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखें तो चंबल और बनास, ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल की, वह सारी, उसका जो ढलान है वो पूर्व की तरफ है, तो वो जो चंबल जाके जाके यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये जो है वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है, आधी नदियाँ इस तरफ है, आधी नदियाँ दूसरी तरफ है, तो पश्चिम और पूर्व की तरफ है, ये डिवीज़न है। तो ये अरावली का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें ये इसको मिनरल्स का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। जो ऐसे दुर्लभ मिनरल्स जो पूरे भारत में नहीं पाए जाते, वो यहाँ पाए जाते हैं। उदाहरण ले लो तुम, जस्ता, शीशा, कॉपर, इस तरह के जो मिनरल्स हैं जो इंडस्ट्रियल यूज़ में लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, वह यहाँ मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते भारत में। कहाँ तांबा हालांकि मिलता है, लेकिन जो मात्रा इसकी जो है, जिसका खनन जो अधिक मात्रा में होता है, वो यहीं होता है, जो मैंने जिनके नाम लिए जिन मिनरल्स के। तो ये इसका अरावली का महत्व है। दूसरा आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान यहाँ है, और चंबल, सिंध और बेतवा और काली सिंध और माही, ये नदियाँ जो हैं प्रमुख नदियाँ इस मालवा पठार से होकर निकलती है। इसके बाद में आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है, बुंदेलखंड का पठार, ये दक्षिणी यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश इस भूभाग में विस्तृत है। और इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर एक मीज़ा बूटे टोपोग्राफी पाई जाती है, जो ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के मिश्रण से बनती है। अब ग्रेनाइट तो कठोर चट्टान है, लेकिन लाइमस्टोन जो बनस्पत ग्रेनाइट की तुलना में सॉफ्ट जो है, जिसको नम्र बोलते हैं, वो सॉफ्ट शेल है। तो ये इनका जो अपरदन है वह इनका दर जो होगी वो भी विभिन्न होगी। तो ग्रेनाइट तो बनस्पत कठोर रहता है, तो वैसा वैसा रहेगा, लेकिन लाइमस्टोन जो है उसका अपरदन हो जाएगा, तो वो इस तरह की जो इसके द्वारा जो निर्मित टोपोग्राफी होगी, उसको हम मीजा बूटे टोपोग्राफी बोलते हैं। ऑल्टरनेट लेयर्स होती है इसमें, जिसमें लाइमस्टोन का इरोजन ज़्यादा हो जाता है और ग्रेनाइट का कम होता है। तो ये मीजा बूटे टोपोग्राफी यहाँ पर पाई जाती है बुंदेलखंड रीजन में। इसके पश्चात आता है बागेलखंड का पठार। बागेलखंड का पठार एमपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री जो है उस एरिया में पड़ता है, कुछ भू भाग मध्य प्रदेश का और कुछ भाग छत्तीसगढ़ का। तो ये रामगढ़ हिल्स जो है, रामगढ़ हिल्स तुमने अच्छे से नाम सुना होगा, कई बार सुना होगा। तो रामगढ़ हिल्स जो है इसका एक पार्ट है, बागेलखंड प्लेटू का एक पार्ट है। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। जो बागेलखंड प्लेटू है उसमें ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर, ये इन दो का मेजर कंट्रीब्यूशन है इसके निर्माण के अंदर, इसके फॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद में आता है विंध्यन हिल्स। विंध्यन हिल्स जो है वो बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंदर पड़ता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू के साउथ में पड़ता है। बुंदेलखंड प्लेट्यू हमने पढ़ा था भी, उसके साउथ में विंध्यन हिल्स का स्कारप्लैंड पार्ट है। स्कारप्लैंड मतलब यहाँ पर कगारी भूभाग बन जाता है। ये कगार मतलब जहाँ एक छोर आ जाता है, जिसके बाद में एकदम से ऊंचाई कम हो जाती है, तो कगारी भूभाग बनाता है विंध्यन हिल्स। और इसकी जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें कैमूर, रेवा और भांडेर, ये तीन प्रमुख नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। और विंध्यन का भूभाग मुख्यतः सैंडस्टोन और बेसाल्ट से बना हुआ है, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है एक ग्रेनाइटिक रॉक है, सॉरी वोल्केनिक रॉक है, जो जो वोल्केनों के अचानक से भूभाग पर आने से और अचानक से ठंडा होने पर जो जिस तरह की चट्टान बनती है उसे हम बेसाल्ट बोलते हैं। ये ग्लासी होती है स्ट्रक्चर, मतलब कांच के टुकड़े जैसे होते हैं, वैसे होता है ये। तो ये विंध्यन हिल्स हो गया। इसके बाद में आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में पड़ता है। राजमहल और पारसनाथ हिल्स ये इसके उत्तरी भूभाग में पड़ते हैं। हजारीबाग प्लेट्यू भी इसका एक मुख्य पार्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये भूभाग है। और इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पर पैट लैंड मिलते हैं, पैट भूमि। पैट भूमि का मतलब हो गया कि इसके ऊपर से वनस्पति जो है, वनस्पति कम होने की वजह से और वर्षा अधिक होने की वजह से लेटराइटिक सॉइल मिलती है। लेटराइटिक सॉइल का मतलब जिसमें लीचिंग हो जाती है और जो भूमि जो है अनउपजाऊ हो जाती है, वो
ऐसा भूभाग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। इसके बाद पश्चात आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार बना हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड अभी नवीन पीरियड है, नया पीरियड है। हालांकि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम से पेनिनसुलर प्लेटू बना हुआ है, लेकिन क्रिटेशियस काल के अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, जो इसमें से क्या हुआ था, दरारों के अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो मैटर निकला उसको हम जो है, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो वॉल्केनिक इरप्शन दरारों के अंदर से शनय शनय, देखो वॉल्केनो एक तो विस्फोटक टाइप के होते हैं, जिसमें अचानक से तीव्र गति से जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो, और लेकिन कई वॉल्केनो ऐसे होते हैं जिसमें जो साइलेंटली एक्टिव रहते हैं, मतलब धीरे धीरे दरारों के अंदर से धीरे धीरे शनय शनय इसमें से पदार्थ निकल कर आसपास की भूमि पर फैलता जाता है। तो ऐसे दरारों में से निकला हुआ वॉल्केनिक एक्टिविटी वायलेंट नहीं होती है, उग्र नहीं होती है, और इससे विस्तृत भूभाग जो है उस पर बेसाल्ट का जमा हो जाता है। बेसाल्ट अगर ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा अचानक से ठंडा हो जाए सतह पर आकर, तो सतह पर आने के कारण जो शीतलीकरण होता है, उस शीतलीकरण से जो निर्मित चट्टान होती है उसे हम बेसाल्ट बोलते हैं। अब ये बेसाल्ट से ये भूभाग निर्मित हुआ है, और इस बेसाल्ट के ऊपर कालांतर में जो क्लाइमेटिक वेरिएशन के, क्लाइमेटिक इफेक्ट के कारण जो अपरदन हुआ है, क्लाइमेट का जो इफेक्ट हुआ है, इरोजन जो हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पर ब्लैक सॉइल का निर्माण हो गया। जो ब्लैक सॉइल होती है रेगुर जो रेगुदा नाम से बनी हुई है, रेगुदा जो मिट्टी मृदा है, उस प्रकार की मृदा यहाँ पाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये दक्कन का पठार है, ये गुजरात के अंदर और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर, और कुछ भाग जो है इसका तेलंगाना के अंदर पड़ता है। कंटिन्यूस बेल्ट नहीं है, कहीं के बीच बीच में इरोजन के कारण अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। तो ये दक्कन का पठार हो गया। इसमें सतपुड़ा की और मैकाल की तो दो पहाड़ियाँ प्रमुख है। दूसरा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यहाँ से बहकर निकलती है। तो ये 7 जो हैं मेजर जो है मैंने भूभाग है उसके ऊपर चर्चा की है। इसके बाद तुम जो भूभाग है उसमें एक मैसूर का पठार आता है, पश्चिमी घाट आता है, पूर्वी घाट आता है, और शिलोंग प्लेट्यू आता है। ये 4 और भूभाग हैं। पश्चिमी घाट पर मैंने और पूर्वी घाट पर मैंने शुरू में चर्चा की थी, इसके बारे में तुम्हें विस्तृत बताया है। इसका तुम और अध्ययन करें, और कोई प्रश्न हो तो अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मुझे बताएं। इसके साथ इसका एक मैंने संलग्न एक मानचित्र भी एक बुक से मैंने इसको फ़ोटो खींच के यहाँ पर लगाया है। इसको अभी तुम देखें कि स्पष्ट रूप से इसमें हमें जो प्रमुख उप विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार के वो देखने को मिलते हैं। तो इसको तुम देखो, और कोई प्रश्न हो तो मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डालो।